हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन। आज हमें अपने एक बहुत पुराने टीचर की दुलाइनें याद आ गई, जो ये कहते थे कि अगर आपको कोई कंपटीशन देना है, किसी एग्जाम को क्लियर करना है या आपका कोई गोल है, तो बोले तब तक नहीं वो गोल आप अचीव कर सकते हैं जब तक उसकी बिल्कुल आपको आदत ना पड़ जाए। हर समय केवल आप उसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उनका कहने का स्टाइल था कि रोग पैदा करो कोई उम्र भर के वास्ते, रोग पैदा करो कोई उम्र भर के वास्ते, सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं है। मतलब जब तक किसी चीज का एक रोग ना बन जाए कि नहीं ये हमें करना ही करना है, तब तक वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हर एग्जाम में इसका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। 1882 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इनैक्टमेंट किया गया। अभी आपको पता ही है कि एक्ट क्या होता है। जब भी किसी बिल को प्रेसिडेंट के असेंट मिल जाती है तब वो एक्ट बन जाता है। यानी कोई लॉ बनाना है तो पहले वो बिल होता है, दोनों हाउसेज से पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देता है। तो जैसे असेंट देता है अब वो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, कि इसका एक ओवरव्यू क्या है, क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। दूसरी चीज, इसको इनैक्ट करने के पीछे पर्पस क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम इसके कई चीजों को डिस्कस करेंगे। और केवल आज के एक लेक्चर से आपको टीपीएस से मेरी समझ से 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है लेकिन इसमें कई क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये 1882 का एक एक्ट है जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक चीज, अगर हम केवल बात कर ले कि कोई भी एक्ट बनता है तो या तो कुछ चैप्टर्स होंगे, उस चैप्टर के अंदर कुछ उसके सेक्शन या आर्टिकल्स होंगे, अगर वो कोडिफाइड लॉ है तो उसको समझने के लिए आज हम देखते हैं कि इस पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। ये एक कोडिफाइड लॉ है, बेयर प्रोविजन इसके हम देखेंगे। तो ये इसके बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें, जैसे कई क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टोटल चैप्टर कितने हैं, तो टोटल चैप्टर इसमें है 8। टोटल सेक्शन की अगर आप बात कर लीजिए, टोटल सेक्शन है 137। कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है। एनफोर्स डेट का मतलब क्या होता है कि ये कब से लागू होगा। देखिए, किसी भी एक्ट में 2 डेट होती है। एक वो होती है जिसमें प्रेसिडेंट असेंट देता है तब वो लॉ बनता है। दूसरी वो होती है कि ये एप्लीकेबल कब से होगा, इसका एनफोर्समेंट कब से होगा। 2 चीजें हैं। जैसे आप जितने भी एक्ट देखेंगे सबका एनफोर्समेंट डेट जो है वो हमें याद करना होता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो टीपी की अगर हम बात कर ले तो इसका एनफोर्समेंट होता है 1 जुलाई 1882 को, यानी कि 1 जुलाई 1882 से ये इन्फोर्स हो गया। कंसेंट इसको दी है, जैसा कि हमने कहा कि प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देता है, उसके बाद ही ये एक्ट बनता है। तो इसको कंसेंट मिली है 17 फरवरी 1882 को। अब 1882 में तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, देश आजाद ही नहीं हुआ था, तो प्रेसिडेंट कैसे अपनी असेंट देता। उस समय वायसराय ने अपनी असेंट दी थी, और वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे कंसेंट किसने दी, तो वो वायसराय लॉर्ड रिपन ने दी थी 17 फरवरी 1882 को। दूसरी चीज, आपको 2 एंट्री याद रखनी है, एंट्री 6 और एंट्री 18। अब ये एंट्री क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में क्या है, 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें यही है कि कौन किस लिस्ट पे जो सब्जेक्ट दिए गए उस पे लॉ कौन बनाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट पे दोनों बनाएंगे। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों को लॉ बनाने की पावर होती है, लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया है तो प्रिवेल किसका कर जाएगा, यूनियन का कर जाएगा। इसका भी इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे दे तो स्टेट का भी लॉ प्रिवेल कर सकता है कॉन्करेंट लिस्ट पे। फाइनली अगर आप देखोगे तो वो प्रिवेल करता है सेंटर का। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे लेक्चर बना भी हुआ है, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड
स्टेट, अगर आप इसको देखेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका लिस्ट का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, जो एंट्री 6 है कॉन्करेंट लिस्ट की और एंट्री 18 है स्टेट लिस्ट की, ये बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इन दो एंट्रियों से भी रिलेट करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक चीज और हमको याद रखनी है, सेक्शन 2 और सेक्शन 129, ये दो सेक्शन क्या करते हैं, ये कहा गया है कि अगर एक तो देखिए सेक्शन 2 बात करता है पार्ट 2 की, मतलब चैप्टर 2 की। सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो है उसमें और मुस्लिम लॉ में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा। एक चीज कि सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर सेक्शन 2 बात करता है केवल चैप्टर 2 की, चैप्टर 2, जब आप सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 ये कहता है कि चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अगर इनकंसिस्टेंट हो गया किसी भी मुस्लिम लॉ से, तो मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 129 भी मुस्लिम लॉ को ही प्रिवेल करता है। ये गिफ्ट को लेके है कि अगर गिफ्ट में कोई चीज आती है, जैसे इसमें यह है कि गिफ्ट जनरली क्या होता है, गिफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट डीड से बनता है, इसको रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, इन राइटिंग होना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ओरल भी हो सकता है। तो यही इन्होंने कहा है कि सेक्शन 129 जब आप गिफ्ट से रिलेटेड पोर्शन देखेंगे तो मुस्लिम लॉ दो जगह प्रिवेल कर जाता है। चैप्टर 2 से रिलेटेड अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो वो मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा, सेक्शन 2 में कहा गया है। और सेक्शन 129 में ये कहा गया है कि अगर गिफ्ट का कुछ पोर्शन है उसको रिलेटेड अगर मुस्लिम लॉ से कोई कंट्रोवर्सी होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, तब भी मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा। ये हमारे कुछ फैक्ट हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से लेके, जिससे कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, टोटल चैप्टर 8, टोटल सेक्शन 137, इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 1882, कंसेंट लॉर्ड रिपन ने दी थी 17 फरवरी 1882 को, एंट्री 6 एंड एंट्री 18, 6 कॉन्करेंट लिस्ट की है, 18 स्टेट लिस्ट की है, ये इससे रिलेट है। सेक्शन 2 ये कहता है कि चैप्टर 2 अगर इनकंसिस्टेंट है मुस्लिम लॉ से तो मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा। सेक्शन 129 यही कहता है कि अगर गिफ्ट का कुछ पोर्शन है जो मुस्लिम लॉ से अगर इनकंसिस्टेंट होता है तब भी प्रिवेल क्या कर जाएगा, मुस्लिम लॉ ही प्रिवेल कर जाएगा। ये फैक्ट है कुछ जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। अब देखिए एक हम ओवरव्यू देखते हैं आपका। हमने ये तो देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, इसमें टोटल चैप्टर 8 है और टोटल सेक्शन जो है वो 137 है। अब हम देखेंगे किस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है। अगर हम बात कर ले चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, जैसे इसका नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक्सटेंट इसका क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें प्रिलिमिनरी में यानी कि सेक्शन 1 to 4 ये चैप्टर 1 को डील करता है। चैप्टर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब इस पूरे चैप्टर 2 को अगर हमें समझना है तो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में समझ लेते हैं कि एक तो सेक्शन 5 to 37 और सेक्शन 38 to 53A, यानी कि अगर हम ओवरऑल चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर जो है इसको हमें डील करना होता है सेक्शन 5 से लेके और सेक्शन 53A, यानी कि सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 53A तक दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2 है। लेकिन इसको अच्छे समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक 5 to 37 और दूसरा 38 to 53A। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं इसको समझिए। अब ये नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि प्रॉपर्टी का आपको ट्रांसफर करना है। प्रॉपर्टी जो है जनरली आप देखिए तो 3 तरीके की हमको पता है कि मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जो आईपीआर में आप देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है, उसको अलग कर दीजिए आप। यहाँ पे क्या है, मूवेबल और इमूवेबल। अब ये क्या होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा ऐसा नहीं कि केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, हाँ मोस्ट पोर्शन इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है, लेकिन कुछ पोर्शन मूवेबल प्रॉपर्टी को भी गवर्न करता है। तो इस एक चीज से आपके कई क्वेश्चन से निकल आएंगे कौन सी चीज किस चीज पे लागू है। जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया 5 to 37 मूवेबल प्लस इमूवेबल, यानी कि सेक्शन 5 to 37 का जितना भी पोर्शन है ये मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए है एक चीज। ऐसे ही 38 to 53A जो है ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। इसके बाद चैप्टर 3 सेल की बात करता है, सेक्शन 54 to
57। चैप्टर 4 मॉर्गेज की बात करता है 58 टू 99। चैप्टर 4 में दो चीजें हैं, मॉर्गेज और चार्ज। मॉर्गेज दिया गया है 58 से 99 तक और चार्ज दिया गया है 100 से 104 तक। फिफ्थ में है लीज। लीज दिया गया है 105 से 117, यानी 105 टू 117 में लीज दिया गया है। यहीं पे एक चीज आप देख लिए, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, यानी कि सेल हो गया, मॉर्गेज हो गया, लीज हो गया, ये तीनों ही चीजें केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। यानी कि ये चैप्टर्स केवल किसको गवर्न करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को केवल। क्योंकि जैसे सेल है, अब सेल क्या होता है, सेल का मतलब वही हो गया कि आपने किसी चीज को सेल किया। अब सेल मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इमूवेबल का भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल तो गवर्न हो जाएगा टीपीए से। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे गवर्न होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 1930 का ये एक्ट है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। एक्चुअली में जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, ये भी एक पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जब आप देखेंगे तो उसके कई सेक्शन जो है वो हट गए हैं और अलग एक्ट बन गए हैं। जैसे कुछ सेक्शन हटे हैं, उससे बन गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही अलग होकर एक और एक्ट बना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से बने हैं। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल की बात करें तो वो गवर्न किससे होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। यानी कि यहाँ पे सेल हो गया, मॉर्गेज हो गया, लीज हो गया, ये पांचों चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से गवर्न होंगे। मतलब मॉर्गेज क्या होता है, अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी के पास रख के उससे कोई पैसा ले लेना। प्लेस भी इसी तरीके का चीज होता है। प्लेस में मूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है एज ए सिक्योरिटी, और मॉर्गेज में क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी जब भी हम रखते हैं वो मॉर्गेज होता है। लीज हो गया, एक्सचेंज और गिफ्ट, फिर ये दो ऐसे चैप्टर हैं। एक्सचेंज हो गया 118 से 121, गिफ्ट हो गया 122 से 129। ये दोनों ही चैप्टर दोनों पे गवर्न होते हैं, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी के लिए ये एप्लीकेबल है, मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों के लिए। लास्ट चैप्टर है एक्शनेबल क्लेम, आर्टिकल 130 से लेके आर्टिकल 130, मतलब सेक्शन 130 से 137 तक, ये केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके एप्लीकेबल है। फिर से अगर हम देखें, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी बात करता है 1 to 4, चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करता है, 5 to 37 मूवेबल प्लस इमूवेबल दोनों के लिए है, 38 to 53 ये केवल इमूवेबल के लिए है, 3, 4, 5 सेल, मॉर्गेज, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है केवल, एक्सचेंज और गिफ्ट मूवेबल प्लस इमूवेबल दोनों के लिए है, एक्शनेबल क्लेम केवल मूवेबल के लिए है। तो एक ये हमारा बेयर प्रोविजन आप कह सकते हैं, या एक ओवरव्यू हमारा बना कि क्या होता है, या जब भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हमको देखनी है। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फैक्ट की बात तो हो गई। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये बना 1882 में। तो क्या 1882 से पहले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर ही नहीं होते थे, प्रॉपर्टी को बेचा ही नहीं जाता था, बिल्कुल बेचा जाता था। और ये सब चीजें गवर्न होती थी ट्रस्ट, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस से, उसी से ये गवर्न हो जाती थी, जो भी डिस्प्यूट अगर किसी तरीके का आता था। लेकिन इस पे कोई एक कोडिफाइड लॉ नहीं था हमारे पास। दूसरा क्या है कि किसी भी एक्ट के अच्छे से अगर आपको समझना हो कि इसकी मेकिंग कैसे हुई, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, किस ऑब्जेक्ट के लिए ये लाया गया है, तो बहुत आसान तरीका होता है कि जनरली हर एक्ट में आप देखेंगे उसका एक प्रेम्बिल दिया होता है। उस प्रेम्बिल को पढ़ के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये एक्ट क्या करना चाहता है, किसने इनेक्ट किया है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। प्रेम्बिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आप प्रेम्बिल देखेंगे तो कई चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट उससे निकल के आती है। यहां हमें बात करनी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो इसका प्रेम्बिल क्या कहता है, इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। वो कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि कुछ पार्ट्स को डिफाइन करना है, कुछ को अमेंड करना है। अमेंड कर रहे हो इसका मतलब पहले से कोई ना कोई लॉ होगा जिसको आप अमेंड कर रहे हो। अब
पहले से लॉ होगा, लेकिन वो एक कोडिफाइड वे में नहीं होगा, डॉक्ट्रिन्स या टेस्ट रिकॉर्डिंग गुड कॉन्फ्रेंस से चल रहा था। उसको हमने क्या किया, एक तो हम डिफाइन कर देंगे, अमेंड कर देंगे, किसको, सर्टेन पार्ट्स। एक एक वर्ड्स का मतलब समझिए। सर्टेन पार्ट्स का मतलब यह है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा लॉ है, पूरे के पूरे लॉ को हम यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं ले रहे हैं, हम केवल सर्टेन पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा देखिएगा कि हम डिफाइन कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं सर्टेन पार्ट्स को, किसके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन और अमेंड कर रहे हैं। कौन सा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज के एक्ट के थ्रू है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि इस टीपीए से, ये तो हमने देख लिया किस सेक्शन में क्या है। अब टीपीए में कौन सी चीजें एक्सक्लूड होगी, कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, ये कैसे पता लगेगा। टीपीए में हमें दो ही चीजें देखनी है, एक ट्रांसफर और एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हम बाद में लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मूवेबल क्या है, इमूवेबल क्या है, अलग चीज है, क्योंकि सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बताता है डेफिनेशन क्लॉज को। ठीक, यहां पे एक चीज हम केवल देखते हैं ट्रांसफर की। अगर हम बात करें ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि हम अपनी कोई चीज किसी दूसरे को दे दें, तो ये क्या किया हमने, ट्रांसफर कर दिया। अब जरा देखिए ट्रांसफर कैसे हो सकता है। ट्रांसफर के दो तरीके हैं, एक तो हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, कि पार्टीज के एक्ट से हम ये कर दें। एक तरीका होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि एक तो लॉ के ऑपरेशन से कुछ ट्रांसफर होते हैं, कुछ होते हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो चीज याद रखिए। बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज में क्या होता है, ये वॉलंटरली होता है, आदमी अपनी इच्छा से जब कोई चीज ट्रांसफर करना चाहता है तो वो आ जाएगा बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में। ऑपरेशन ऑफ लॉ में जनरली क्या होता है, आपकी इच्छा नहीं है, कंपल्सन हो जाता है कि अब ये चीज आपको, मतलब आपका उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। जैसे कोर्ट ऑर्डर, अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि ठीक है ये प्रॉपर्टी इनको मिलनी चाहिए, तो ट्रांसफर हो गया उस प्रॉपर्टी का दूसरे के नाम पे, और ये हुआ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया कि एक्वायर कर ली जाती है प्रॉपर्टी, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। जमींदारी अबॉलिशन अधिनियम जब हुआ था उसमें भी प्रॉपर्टी जो है लोगों में ट्रांसफर कर दी गई थी। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में। जैसे कोर्ट ऑर्डर हो गया, एक्विजिशन हो गया, इवन सक्सेशन हो गया। अब सक्सेशन में आपको पता है उत्तराधिकार अधिनियम में कि कोई अगर मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप उसके लीगल आयस को चली जाएगी। अब ये किससे होगा, अगर हिंदू है तो हिंदू लॉ से गवर्न हो जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ से गवर्न हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, कोर्ट ऑर्डर हो गया, सक्सेशन हो गया, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, जमींदारी, ये सब चीजें हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक चीज। अब बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज को जब आप देखोगे, इसे भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो टेस्टामेंट्री होता है, टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है, विल बना दिया आपने, या आप ये कहिए कि आपने कोई वसीयत कर दी। अब जैसे किसी पर्सन ने कोई वसीयत कर दी है तो उसकी डेथ के बाद क्या होगा, वो प्रॉपर्टी जिसको उसने वसीयत की है उसको चली जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसको मिलेगी कब, जब उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो एक तो टेस्टामेंट्री होता ही बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में ही है, लेकिन ये टेस्टामेंट्री होता है। दूसरा जो होता है वो नॉन टेस्टामेंट्री होता है, या उसको हम कह सकते हैं, एक वर्ड यहां पे यूज किया गया है, इंटरविवोश, बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। यानी ट्रांसफर किसी भी प्रॉपर्टी का दो तरीके से होता है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में ये चीज आ गई। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में भी टेस्टामेंट्री होता है, नॉन टेस्टामेंट्री होता है। नॉन टेस्टामेंट्री जो होता है उसको इंटर बाइबोस भी कह सकते हैं,
इसका मतलब है बिटवीन टू लिविंग पर्सन, यानी कि जब कोई ट्रांसफर किया गया है दोनों ही पर्सन जिंदा हैं, ठीक, वो होता है। तो टीपीए में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ऊपर क्या कहता है सर्टेन पार्ट्स, यानी कि पूरी चीजें आपको नहीं हम ट्रांसफर जो है वो टीपीए में पढ़वा रहे हैं, हम सर्टेन पार्ट्स की बात कर रहे हैं। वो सर्टेन पार्ट्स क्या है, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात की गई है, ये टीपीए में हमें नहीं पढ़ना है, इसको टीपीए में पढ़ने की जरूरत नहीं है। विल का कॉन्सेप्ट भी हमें टीपीए में पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीपीए में हमको क्या पढ़ना है, टीपीए में हमको केवल ये पढ़ना है इंटर बाय बोथ जो है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। और प्रीएम्बल भी देखिए यही कहता है, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 5 में जब आप देखेंगे तो उसमें भी सीधे सीधे लिखा होगा बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में केवल वही चीजें हमको पढ़नी है जो इंटर डिवोर्स ट्रांसफर है, यानी कि जो दो लिविंग पर्संस के बीच में ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक केवल इंट्रोडक्शन है, क्या है टीपीए, किस ऑब्जेक्ट के लिए इसको अमेंड किए मतलब बनाया गया है, कब बना, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, कहां दिया गया है, कितनी चीजें इससे जो है वो रिलेट करती है, ये सब हमने इसमें देख लिया। अब देखिए इसके बाद हमको देखना है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी हमने जैसे कि आपको होता है, प्रॉपर्टी हमें मेनली दो तरीके की देखनी है यहाँ पे टीपीए की, अगर हम बात करें मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक चीज केवल और हम देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला जो पोर्शन है ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 3 जो है ये डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है इस टीपीए के। इसमें एक डेफिनेशन दी है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स कोई भी। इन्होंने कहा है सेक्शन 3 में इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मीन्स ये वाली बात की गई है कि यहां से भी आप इसको बता सकते हैं कि ये केवल एप्लीकेबल है उस ट्रांसफर पर जो दो लिविंग पर्संस के बीच में, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इन्होंने कह दिया है इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो एक ये जनरल डिस्कशन है, आज तो ऐसे ही इंट्रो हुआ है, और इसको अगर आप सुनते हैं, अगर हमें लगा कि ये आपको समझ में आया और आगे आपको इस पे और लेक्चर की जरूरत है तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, और अगर हमें लगा कि इसको आपने नहीं सुना है और आगे आपको नई जरूरत है तो फिर कॉन्स्टी हमारा चल ही रहा है, हम कॉन्स्टी को ही कंटिन्यू करके रखेंगे। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और हाँ जैसे हमने कहा था फिर से सुन लीजिए, रोग पैदा करे कोई उम्र भर के वास्ते, सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं है। थैंक्स अ लॉट।